अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, सेकंड एक्सरसाइज में हमने रिलेशंस देखे, और थर्ड एक्सरसाइज में हम देखेंगे फंक्शंस। ठीक है, अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन in which each and every element of A has one and only one image in set B। मतलब जैसे कि सपोज ये है सेट A और इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, और यहां पर एक सेट है B जिसमें लिखा हुआ है लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको एक कोई फंक्शन दे दिया जाए या एक रिलेशन दे दी जाए, लेट से y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 2। जब 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? जब 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 6। क्या 4 के लिए कोई इमेज है? नहीं है। तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। वाई? बिकॉज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं? अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यहां पर एवरी एलिमेंट की इमेज नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। समझ आ रही बात है? नहीं, अगर यहां पर 8 भी होता तो फिर 4 की भी इमेज होती और फिर ये फंक्शन बन जाता। समझ आ रही बात है? अब और केस देख लेते हैं, एक और केस देख लेते हैं। मान लीजिए ये है सेट A और ये है सेट B, ठीक है, यहां पर है 1 2 3 और यहां पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। मान लीजिए 1 की इमेज क्या है? 2, और 2 की भी इमेज क्या है? 2, और 3 की इमेज क्या है? 4। बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? है, क्योंकि यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी कोई ना कोई इमेज है और एक ही इमेज है। 1 की कितनी इमेज है? सिर्फ एक, 2। 2 की कितनी इमेजेस हैं? सिर्फ एक, 2। 3 की कितनी इमेजेस हैं? 4, सिर्फ एक। इसका मतलब ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। बट मान लीजिए ये ऐसे होता 3, 2 का 4 एंड 3 का 6। बताओ ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये वाली जो बात है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो देखो एवरी एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज तो है, लेकिन उन्होंने बोला 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। तो 1 की देखो 2 इमेजेस हो रही हैं, 1 की 2 इमेजेस हो रही हैं, 2 भी और साथ में 3 भी। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। वो आपको ऐसे दे देंगे, भाई ये एक रिलेशन है, बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप डेफिनेशन में लिखेंगे सिंस 1 हैज 2 इमेजेस देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। इज दैट क्लियर? अगर यहां पर कोई मिसिंग होता, मान लीजिए 3 की कोई इमेज ही नहीं होती, तो आप लिखते हैं यहां पे सिंस 3 डज नॉट हैव एनी इमेज इन सेट बी देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। समझ आ रही बात है? यहां पर कुछ एलिमेंट्स रह जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जब आपको रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने आपको यह बताया था कि डोमेन और रेंज में माइनर सा चेंज आ जाता है। डोमेन में माइनर सा चेंज आ जाता है, रेंज में कोई फर्क नहीं है, कोर डोमेन में भी कुछ फर्क नहीं है। कोर डोमेन पूरा का पूरा सेट बी है, अभी भी सेट बी ही रहेगा। रेंज जो जो एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे वो हो जाएगी रेंज। फॉर एग्जांपल ये तो फंक्शन है ही नहीं, यहां की बात करते हैं तो 2 4 6 एंड 8, ये क्या है आपका? रेंज। लेकिन डोमेन देखो, अगर ये एलिमेंट यहां पे रह गया तो ये फंक्शन बनेगा ही नहीं। इसका मतलब फंक्शन बनने के लिए इन सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज होनी ही चाहिए, इसीलिए इसका डोमेन जो है वो सेट ए होता है, पूरा का पूरा सेट ए। जबकि रिलेशन में अगर कोई रह गया तो वो रह गया, इसका डोमेन क्या बन जाता था? 1, 2। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है। फंक्शन में आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लेने ही पड़ेंगे, अदरवाइज ये रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं होगा।
समझ आ गई बात यानी? अब डोमेन, इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि अब आपको समझ आ चुकी है बात। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखो, इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। मैंने आपको बता ही दिया। मान लीजिए कि एक कोई फंक्शन है सेट ए से सेट बी पर, बी अ फंक्शन, देन इसका सेट ए पूरा का पूरा जो है वो बन जाएगा डोमेन, ठीक है। सेट बी जो है वो पूरा का पूरा बन जाएगा कोडोमेन, और रेंज क्या बन जाएगी? सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल द इमेजेस, मैंने आपको बताया था 2,3, ये क्या होती है? इमेज, और ये क्या होती है? प्री इमेज। तो जितनी भी इमेजेस होंगी उन सारे इमेजेस का जो सेट है वो होगा आपका रेंज, ठीक है। अब जरा देखिए, रेंज ऑफ सेट ऑफ ए अंडर एफ इज डिनोटेड बाय एफ ए। इसका जो रेंज है वो एफ ए से डिनोट किया जाता है। नहीं भी करोगे तो रेंज लिख के भी काम चल जाता है, बट अगर बुक में लिखा हुआ होगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये रेंज है। अब यहां पे वो क्या कह रहे हैं, मान लीजिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था इस तरीके से, जो आप यहां पर पुट कर रहे हो वो है 1, और यहां पर भी 1 पुट करोगे, और पुट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 2। तो जो पुट करने के बाद आंसर आता है, जो पुट कर रहे हो वो है 1, और जो पुट करने के बाद आंसर आ रहा है वो क्या है? 2। तो जो 2 है वही है आपकी इमेज ऑफ ए। तो 1 की इमेज क्या है? 2। तो यहां पे ए की इमेज क्या है? बी। समझ गए? फिर मैंने आपको बताया था, अगर ये इमेज है तो ये क्या होगा? प्री इमेज, ठीक है। सो ए प्री इमेज ऑफ बी अंडर, समझ गए? रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। भाई दूसरा वाला जो सेट है इसका क्या होगा? सबसेट ही तो होगा, क्योंकि यहां पे सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और हो सकता है कुछ मिसिंग हो। अगर कुछ मिसिंग होंगे या सारे का सारे लेंगे तो वो क्या होगा? इसका सबसेट होगा या नहीं होगा? अब नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस का हमने पढ़ा था 2 रेज टू द पावर p इंटू क्यू, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं क्या? नंबर ऑफ फंक्शंस। तो कोई 2 सेट हैं, जैसे कि यहां पर हमने लिया था 1 2 3 4, और यहां पर हमने क्या लिया था? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 8। इसको P से डिनोट किया जाता है और इसको Q से डिनोट किया जाता है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस इससे कितने बन सकते हैं? वो बन सकते हैं 2 रेज टू द पावर, सॉरी, Q रेज टू द पावर P। कितने बन सकते हैं? Q रेज टू द पावर, Q क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट B विच इज 8, और यहां पर क्या है? नंबर, Q क्या है? P क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A विच इज 4। तो ये हो गए, इतने फंक्शंस बन सकते हैं। तो ये याद रखना, नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे बनते हैं, मतलब कितने बन सकते हैं? Q रेज टू द पावर P, ठीक है। अब रियल फंक्शन, अब हम कई सारे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। आपको पता भी नहीं है, आप बचपन से फंक्शंस पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन आज हम उनको एक तो कैटेगराइज करेंगे किस टाइप के फंक्शन होंगे, और आज हम समझेंगे उनको फंक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा। वी शैल नाउ डिफाइन सम रियल फंक्शंस एंड देन फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। फिर उनके हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जरा देखिए, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर यह है सेट A और यह है आपका सेट B। यहां पर कुछ भी हो, डजंट मैटर, लेकिन यहां पर अगर रियल नंबर्स हैं, क्या हैं? रियल नंबर्स। मतलब इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर रियल नंबर्स, देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन। सो अ फंक्शन f from A to B is called real valued function if B is a subset of real number। ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए।
समझ आ रही बात है? और अगर a और b, अगर यहां पर भी रियल नंबर्स हुए और यहां पर भी रियल नंबर्स हुए, तो फिर वो क्या बन जाता है? रियल फंक्शन। क्या बन जाता है? रियल फंक्शन। अ फंक्शन a टू b is called real valued function if both, real function basically real valued function नहीं, real function if both a and b are subset of real numbers। ठीक है? Some standard real functions and their graphs, तो कुछ हम रियल फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उनके साथ के साथ थोड़े बहुत ग्राफ्स भी देखेंगे। ठीक है? जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है भाई? एफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए 5। अब मैंने आपको बताया था एफ एक्स क्या होता है? वाई। क्या यहां पर एक्स आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, लेकिन हमने 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा था। तो क्या मैं इसको 0 इंटू एक्स लिख सकता हूं? 5 एज इट इज। अब आप यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। मान लीजिए मैंने 1 पुट कर दिया। जब मैंने 1 पुट किया, जब मैं यहां पे 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5। जब मैं यहां पे 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। 3 पुट करूंगा तब भी कितना आएगा? 5। -2 पुट करूंगा तब भी कितना आएगा? 5। समझ आ रही बात है? नहीं? तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, मैं यहां पे क्या पुट कर सकता हूं? x की वैल्यू, अरे जो मन करे वो पुट करो। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। आपका जो मन करे वो पुट कीजिए। को डोमेन, इसकी रेंज क्या होगी? चाहे आप कुछ भी पुट कर लो, पुट करने के बाद आंसर जो है वो 5 ही आएगा। अब जरूरी तो है नहीं कि हर बार 5 हो, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इसीलिए इन्होंने एफ एक्स इज इक्वल टू के लिया हुआ है। ठीक है? और इसका ग्राफ जो है, ग्राफ नहीं है, ये रहा। इसका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 2, 3, 4 और ये क्या है आपका 5। तो इसका ग्राफ ऐसे। कैसे? ये है, देखो यहां पर 1,5 है, यहां पर क्या है? 2,5 है, यहां पर क्या है? 3,5 है। इधर जाओगे -2,5 है। तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो ऐसे मिलेगा। अगर ये वैल्यू बड़ी हुई तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात है? नहीं? तो कांस्टेंट फंक्शन में हमेशा क्या होगा? एक लाइन मिलेगी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये फंक्शन है? कैसे? क्योंकि आप हर बार, जैसे मैंने 1 पुट किया तो आंसर आया 5, 2 पुट किया तो आंसर आया 3, पुट किया तो आंसर कितना आया? तो 1 की कितनी इमेज है? सिर्फ एक, 5। 2 की कितनी इमेज है? सिर्फ एक, 5। 3 की कितनी इमेज है? सिर्फ एक, 5। इसका मतलब ये एक फंक्शन है। ठीक है? अब अगर k की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो ये लाइन अबव द एक्स एक्सिस होगी। अगर एग्जैक्टली 0 ही तो फिर ये कोइंसाइड करेगी विद एक्स एक्सिस। और अगर ये लेस देन 0 ही, k की वैल्यू नेगेटिव, मतलब k की वैल्यू -5 हुई, -4 हुई, तो ये ग्राफ जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा बिलो दी एक्स एक्सिस। समझ आ रही बात या नहीं? अब बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर हम यू कहें y इज इक्वल टू एक्स। मैंने आपको बताया था ना, एफ एक्स क्या होता है? y होता है। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो आंसर क्या आएगा? y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अगर मैं 2 पुट करूं तो क्या आएगा? 2। अगर मैं -3 पुट करूं तो क्या आएगा? -3। मतलब जो पुट कर रहे हो वही आंसर आ रहा है। अब बताओ मुझे जरा, 1 की कितनी इमेज है? सिर्फ एक। 2 की कितनी इमेज है? सिर्फ एक। 3 की कितनी इमेज है? तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है और इसका जो ग्राफ है वो एक लाइन होता है विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, क्योंकि अगर आपने 0 पुट कर दिया तो आंसर 0,0 आ जाएगा। समझ आ रही बात है? तो ये है 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4, -1,2, -2,2, -3,3। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी और यहां पे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 45। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। सो द आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन डिफाइंड एज f(x) is equals to x
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आपको हर नंबर के लिए कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, डोमेन क्या हो गया भाई, क्या मैं पुट कर सकता हूं, कोई भी रियल नंबर, और आंसर भी सेम आएगा, इसका मतलब इसकी रेंज भी क्या हो गई, रियल नंबर, और इसका कोडोमेन भी क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, रियल नंबर। और इसका ग्राफ जो है, ग्राफ ऑफ f इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। नेक्स्ट आ जाइए पॉलिनोमियल, भाई स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब जरा देखिए, यहां पर भी गलत लिख रखी है, मेरा फॉल्ट नहीं भाई, ये टाइपिंग मास्टर का फॉल्ट है। हाँ जी, तो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी, ठीक है। पॉलिनोमियल अलग अलग तरीके के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो एक पैराबोला बनाता है, फिर बाय क्वाड्रेटिक, है ना, क्यूबिक एक्सेट्रा। तो ये डिपेंड करेगा कि पॉलिनोमियल कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं x की वैल्यू पॉलिनोमियल में, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, f(x) इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब आप मुझे बताइए x की मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं, भाई जो मन करे वो पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रियल नंबर, और पुट करने के बाद आंसर भी अलग अलग आएंगे, मतलब रियल नंबर। और इसका जो ग्राफ है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, तो फिर ये एक पैराबोला बनेगा, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, मैं ऐसे रफली कुछ भी बना रहा हूं, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक आता है क्या आपका रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, जैसे कि ऊपर मैंने लिखा 2x² प्लस 1 और नीचे लिखा x प्लस 3, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल नीचे भी एक पॉलिनोमियल, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, रैशनल फंक्शन। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में x की वैल्यू जो है शुड नॉट बी 0, तो इसका मतलब ये है x शुड नॉट बी -3। अगर -3 पुट कर दिया तो आंसर 0 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू चलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर डोमेन क्या हो जाएगा, भाई जो मन करे वो पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रियल नंबर। और इसकी जो रेंज है वो भी रियल नंबर होगी, एक्सेप्ट सम पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक है। डोमेन में भी हमें वो माइनस करना पड़ेगा। सपोज मैंने जो भी केस लिया उसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, रियल नंबर में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो आप पुट नहीं कर सकते। तो रेंज में से भी हो सकता है कुछ माइनस हो जाए, ठीक है। इसका ग्राफ जो है वो डिपेंड करेगा कि भाई कैसा बन रहा है, ठीक है। जैसे यहां पर सपोज मान लीजिए, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, मान लीजिए कुछ ऐसा है, लेकिन यहां पर आप क्या नहीं पुट कर सकते, -3 पुट नहीं कर सकते। तो जो पुट नहीं कर सकते उसके लिए यहां पे ऐसे गैप बना देते हैं कि -3 आप नहीं पुट कर सकते, बाकी सब कुछ पुट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन हमने पढ़ा है 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी, और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ, इसका डोमेन क्या हो जाएगा भाई, एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए 2x प्लस 3, ये एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1। तो मैं पुट क्या कर सकता हूं, कोई भी रियल नंबर, और आंसर क्या आएगा, कोई भी रियल नंबर। इसका जो ग्राफ है मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, मैं ऐसे रैंडमली बना दे रहा हूं, ठीक है। जैसा भी बनेगा लेकिन एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, ऐसे ऐसे कहीं से भी जाए, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहां पर x की वैल्यू पुट करके अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। अब स्क्वायर फंक्शन भाई क्या पुट कर सकता हूं यहां पर, मैं जो मन करे वो पुट करो, लेकिन रेंज हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, चाहे आप यहां पर पॉजिटिव नंबर पुट करें या नेगेटिव नंबर पुट करें, आंसर कैसा आने वाला है, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या हो गई, 0 से लेकर +∞। अगर आप 0 पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा,
नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, तो इसकी जो रेंज है वो 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक आएगा। इसका जो ग्राफ है वो कुछ पैराबोला शेप का बनता है, और वो भी कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो ये पैराबोला ऊपर नीचे कब शिफ्ट होता है, जब इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए तब। समझ आ रही बात है नहीं, अदरवाइज हमेशा ऐसा ही बनता है। अब ग्राफ मैंने आपको बता दिया पैराबोला शेप का होता है और पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ आ रही बात, यानी ये सारे सारे फंक्शंस हैं। अब क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन, क्या है, यहां पर आप क्या पुट कर सकते हो, कोई नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमेजिनरी नंबर्स, वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। वो एक इमेजिनरी नंबर है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है। वैसे यहां पर आप हमेशा क्या नंबर पुट करोगे, कोई 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक पुट कर सकते हो। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, 0 से इंफिनिटी तक, रेंज भी इसकी 0 से इंफिनिटी तक ही आएगी। और इसका जो ग्राफ है वो कैसा बने, ग्राफ ऑफ एफ इज पैराबोला लाइंग अबव एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो कुछ इस तरीके का ही बनेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत विड्थ में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा नेगेटिव, हाँ नेगेटिव तो पुट ही नहीं कर सकते आप, नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, ठीक है। नेगेटिव पुट नहीं कर सकते हैं, कैसे कहीं पर भी बनेगा पैराबोला, बट कभी भी नेगेटिव पुट ही नहीं कर सकते ना आप, पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। 0 पे 0 आ रहा है। अब जरा देखो रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन में आप डिनोमिनेटर में क्या नहीं पुट कर सकते, 0 नहीं पुट कर सकते। क्या नहीं पुट कर सकते, 0। तो इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर में से 0 माइनस कर दीजिए, ठीक है। रेंज क्या होगी, कुछ भी आ सकता है आंसर सॉल्व करने के बाद, लेकिन 0 कभी भी नहीं आएगा क्योंकि आप 0 पुट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका ग्राफ जरा देखो, इसका ग्राफ जरा देखो, इसका जो ग्राफ है थोड़ा अलग तरीके से बनता है। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव आएगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूं। अगर मैंने यहां पर 4 पुट कर दिया तो 1/4 विच इज 0.25। अगर मैंने 2 पुट किया तो 0.5। अगर मैंने 1 पुट किया तो आंसर 1। मतलब जितनी वैल्यू छोटी होती चली जाएगी आंसर उतना बड़ा होता चला जाएगा। अगर मैंने यहां पे 0.5 पुट कर दिया तो डेसिमल के ऊपर 10 लगेगा और आंसर क्या आएगा 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू जितनी छोटी y की वैल्यू उतनी बड़ी, x की वैल्यू जितनी बड़ी y की वैल्यू उतनी छोटी, कुछ ऐसा बनेगा। और जब नेगेटिव पुट करोगे तब भी सेम सिचुएशन रहेगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये है आपका मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है भाई, ये अलग किस्म की प्रजाति है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये एक ऐसी मशीन है कि इसमें चाहे आप पॉजिटिव नंबर पुट करो या नेगेटिव नंबर पुट करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देगा। मतलब यहां पर अगर मैंने -3 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, और +3 पुट किया तब भी आंसर क्या आएगा, 3। लेकिन इस फंक्शन को जब ब्रेक करके लिखते हैं ना तो हमेशा कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान समझना। f(x), इसको जब कभी भी डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं किया जाता है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, if x is less than 0 and if x is greater than equals to 0। अगर पॉजिटिव है, मतलब मान लीजिए 3 है, तो सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, 3। लेकिन अगर नेगेटिव है आंसर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहां पर, अच्छा यहां पर, तो इसका मतलब यह है कि अगर x पुट करोगे तो x ही आ जाएगा, लेकिन यहां पर आपको -x पुट करना पड़ता है। अब बात आती है, बच्चे पूछते हैं सर क्यों, आपने तो सर बोला आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन -x कैसे आया। सुनो, ये तरीका है मॉड्यूलस फंक्शन को ओपन करने का। अब आप यहां पर जरा वैल्यू पुट कीजिए, <0 आप मान लीजिए -2 पुट करें। जब आप -2 पुट करोगे तो एक बार मैंने ऑलरेडी माइनस लगा दिया है, तो सॉल्व करके आंसर अभी भी +2 ही आएगा। तो सॉल्व करने के बाद आंसर पॉजिटिव आए, ये इसकी कंडीशन है, और उसके लिए मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि यहां पर आप जब नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो एक माइनस ऑलरेडी होगा। बात आती है सर ऐसे क्यों माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं हमें पता ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने -x लिख दिया है।
समझ आ रही बात है? नहीं तो आगे जब क्वेश्चंस आप कभी भी सॉल्व करोगे तो इस बात का ख्याल रखना, मॉड्यूलस फंक्शन को ऐसे ओपन करना है, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते हैं। क्या पुट कर सकते हो भाई? जो मन करे वो पुट करो, रियल नंबर, ठीक है, इसका डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। सॉल्व करने के बाद क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो 0 से प्लस इंफिनिटी तक इसकी रेंज होगी, 0 से प्लस इंफिनिटी तक। और इसका जो ग्राफ है वो वी शेप होता है। कैसा होता है? वी शेप। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने 0 पुट किया तो आंसर 0 आएगा, 1 पुट किया तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 2, 3 पुट करोगे 3, 4 पुट करोगे तो 4, -1 पुट करोगे तो आंसर +1 आएगा। वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में है। जब -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू +2 आएगी। जब -3 पुट करोगे तो y की वैल्यू +3 आएगी। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, वी शेप में बनता है। समझ आ रही बात? यानी इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसी को फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? फ्लोर फंक्शन। इसका सिंबल ऐसा या फिर ऐसे बनाया जाता है। पहली बात तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्योंकि देखो ये मॉड्यूलस फंक्शन की तरह लग रहा है ना, कई बार ये ऐसे भी लिखा रहता है। दोनों का मतलब सेम ही है। क्वेश्चन जब लिखा रहेगा तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि ये मॉड्यूलस फंक्शन है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या फंडा है इसका भाई? मैंने मान लीजिए यहां पे 2 पुट किया इस फंक्शन में, तो सॉल्व करके आंसर 2 आएगा। मैंने 2.2 पुट किया, सॉल्व करके आंसर 2 आएगा। 2.5 पुट किया, आंसर सॉल्व करके क्या आएगा? 2 आएगा। मैंने 2.8 पुट किया, तब क्या आएगा बताओ जरा? आपको लगता है 3 आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि हम राउंड ऑफ में जब करते हैं 5 से ग्रेटर हो तो 3 कर देते हैं। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, सिर्फ वो कंसीडर कीजिए, आगे की जो वैल्यू है जो इंटीजर नहीं है उसको छोड़ दीजिए। तो आंसर अभी भी कितना आएगा? 2 आएगा। समझ आ रही बात? इस तरीके से आपको करना है। अब अगर नेगेटिव हुआ, -2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? -2। अगर -2.1 पुट कर दिया, क्योंकि इधर जा रहे हो, 2.1 अगर आप नंबर लाइन पे देखो तो ये है 0, ये है -1, ये है -2 और ये है -3। 2.1 किधर एग्जिस्ट करेगा? यहां कहीं एग्जिस्ट करेगा। और वैल्यू अगर मैं यहां पे 2 की बात करूं, यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? 1, और फिर यहां पे क्या था? 2। जब मैंने 2.1 पुट किया तो हम पीछे आ गए थे ना। जब मैंने यहां पे 2.999 पुट किया तो आंसर पीछे हम मूव कर रहे थे। जैसे ही आप 2.1 पुट करोगे हम पीछे आएंगे, इसका मतलब आंसर -3 आएगा। समझ आ रही बात है? नहीं अगर मैंने यहां पर क्या पुट किया? -2.9999, आंसर अब क्या आएगा? -3 ही आएगा। मैंने -2.5 पुट किया तो आपको यह देखना है कि हमें पीछे चले जाना है, वैल्यू आगे बढ़ रही है, बढ़ने दो। और इस चीज को आप किसकी मदद से करेंगे? नंबर लाइन की मदद से करेंगे, तो आप आराम से कर पाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? अब इसका ग्राफ बनाएं। इसका ग्राफ देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग, आज तक आपने ऐसा ग्राफ नहीं देखा होगा। ये है ओरिजिन, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है -1, -2, -3, -4। जब मैंने 0 पुट किया तो आंसर 0 ही आएगा। जब मैं 0.1 पुट करूंगा 0 आएगा। जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा आंसर 1 आएगा। 1.1 पुट करूंगा 1 आएगा। 1.2 1.999 पुट करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा ये जंप कर जाएगा, आंसर क्या आएगा? 2। इसका ग्राफ ऐसे स्टेयर्स की शेप में बनता है। अब जरा ध्यान देना, जैसे ही मैं 0 से कम वैल्यू लूंगा तो ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर -1 पुट करते ही आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। समझ आ रही बात है? नहीं लेकिन 0.1 जैसे ही मैं यहां पे -0.1 पुट करूंगा आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। 0 पुट करोगे तो 0,
और इधर की वैल्यू पुट करोगे तो -1 आएगा, और यही सेम सिचुएशन आगे चलती रहेगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो इसमें पुट क्या कर सकते हो भाई, जो मन करे वो पुट करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो रियल नंबर, लेकिन आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। क्या आएगा? इंटीजर। आप वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? इंटीजर आएगा। और इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? स्टेप्स की शेप में बनेगा। अब नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी जो हमने ग्राफ बनाया उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। यहां पर इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिंग फंक्शन। फ्लोर फंक्शन में क्या हो रहा है? वैल्यू पीछे आ जा रही थी, ये क्या है? सीलिंग फंक्शन। इस बार वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे ही मैंने 1 पुट किया, आंसर क्या आएगा? 1। जैसे ही मैंने 1.1 पुट किया, आंसर क्या आएगा? 2। जैसे ही मैंने 1.5 पुट किया, आंसर क्या आएगा? 2। जैसे ही मैंने 1.999 पुट किया, आंसर क्या आएगा? अब नेगेटिव वैल्यूज जरा ध्यान दीजिएगा। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब अगर आप नोटिस करें तो मैंने जब 1.1 पुट किया, आंसर 2 आया, जंप कर गया राइट हैंड साइड में। 1.5 पुट किया तो आंसर क्या आया? 2 आया। 1.999 पुट किया तो आंसर क्या आया? 2 आया। मतलब राइट हैंड साइड में जंप कर रहा है। अब आ जाइए पीछे। अगर मैंने यहां पर -2 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया? -2, तो ये जंप कर जाएगा राइट हैंड साइड में। सॉरी, अभी तो -2 ही रहेगा। जैसे ही मैंने 2.1 पुट किया, मतलब इधर शिफ्ट हुआ, आंसर क्या आएगा? राइट हैंड साइड में जंप करेगा। मैंने 2.1 पुट किया, 2.1 इधर साइड में है, आंसर -2 ही आएगा। जैसे ही मैंने यहां पर -2.5 पुट किया, इसका मतलब मैं इधर साइड में कहीं पर हूं, तो आंसर जंप कर जाएगा, आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। समझ आ रही बात? यानी तो इस तरीके से इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा अभी तक हम बनाते चले आ रहे थे। देखो जरा, 0.1 पुट करते ही, 0 पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन 0.1 पुट करते ही आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। तो मतलब जब आप 0 पुट करोगे तो 1 नहीं आएगा, लेकिन उससे जैसे ही वैल्यू बड़ी पुट करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जब आप 1 पुट करोगे तो आंसर 1 ही आएगा, लेकिन जैसे ही आपने 1 से बड़ी वैल्यू पुट की, देखो 1 पे नहीं ले रहा हूं मैं, ऐसे बबल बना रहा हूं, बबल का मतलब 0 इज नॉट इंक्लूडेड। जैसे ही इससे बड़ी वैल्यू पुट करोगे, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। जैसे ही आप इससे बड़ी वैल्यू लोगे, आंसर, मतलब जो चीज पहले इधर बनी हुई थी अब वो इधर बनती चली जा रही है। ये भी स्टेयर्स वाला ही ग्राफ बनता है। समझ आ रही बात? यानी इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है। बहुत ज्यादा इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो डोमेन जो आपका मन करे वो पुट करो, रेंज इंटीजर रहेगी, और इसका ग्राफ जो है अगेन स्टेप्स के फॉर्म में बनेगा। सिग्नम फंक्शन, नेक्स्ट क्या है आपका? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है जरा देखिए भाई, वो कुछ कंडीशंस दे रहे हैं आपको। क्या कंडीशंस हैं जरा देखिए ध्यान से। इसको हटाओ, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि आप x से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आंसर 1 ही आएगा। 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, और x से की वैल्यू 0 से छोटी लोगे, -2, -3, -5, जो मन करे आप पुट कीजिए, आंसर हमेशा क्या आएगा? -1 आएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा जरा देखो। ये है ओरिजिन, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3। वो बोल रहे हैं अगर आपने 0 पुट किया तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू ली पॉजिटिव, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। सिर्फ 0 पे 0 आएगा, तो इसलिए मैंने 0 वाली कंडीशन हटा दी। उससे बड़ी कोई भी आप x की वैल्यू ले लीजिए, आंसर हमेशा क्या आएगा? y पे 1 आएगा। ऐसे ही यहां पर इससे कोई छोटी वैल्यू लोगे तो आंसर क्या आएगा? -1। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है।
डोमेन जो मन करे वो पुट कीजिए, रेंज हमेशा क्या रहेगी, -1, 0 एंड 1, ये 3 ही आंसर आएंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। इसका ग्राफ जो है वो स्टेप वाला है, लेकिन 2 ही स्टेप्स है, मल्टीपल स्टेप्स नहीं है, ठीक है। एक आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है जरा समझिए। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर लिखी हुई हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। अब यहां पे चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव वैल्यू पुट करें, आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। जैसे कि आपने अगर यहां पे 0 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, 1, 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने 0 पुट किया आंसर क्या आया, 1 आया। जैसे ही आपने 1 पुट किया आंसर क्या आया, 2 आया। जैसे ही आपने 2 पुट किया आंसर 4 आया। जैसे ही आपने 3 पुट किया आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बनाऊं तो 0,1, फिर 1,2, फिर 2,4, फिर 3,8। नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, मतलब मान लीजिए अगर मैंने -1 पुट किया, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा, आंसर 0.5। अगर आपने यहां पे -2 पुट किया तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/4 विच कम्स आउट टू बी 0.25। हाँ, मतलब वैल्यू जितनी यहां पे नेगेटिव लेते चले जाओगे आंसर उतना छोटा होता चला जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप बनाएं तो -1 की वैल्यू क्या आएगी, 0.5, -2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.25 एक्सेट्रा। इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करें, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहां पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1, तो 0,1 कहां पे, यहां कहीं पर। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 1,2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यहां पर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8, यहां कहीं पर। अब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0.5, 0.5 यहां कहीं पर। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0.5। तो इसका जो ग्राफ है ना ऐसा बनता है। समझ आ रही बात या नहीं, इस तरीके का होता है, कभी भी 0 नहीं आएगा, नीचे होती चली जाएगी वैल्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट होती चली जाएगी ऐसे। तो ये बनता है इसका ग्राफ, ठीक है। कितने इंटरेस्टिंग ग्राफ्स पढ़ रहे हो जो आज तक कभी नहीं पढ़े। प्रॉपर्टी क्या है भाई, क्या पुट कर सकते हो, रियल नंबर। आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, इससे पहले जितने भी थे उसमें क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ था, उसमें 0 इंक्लूडेड था, यहां पर 0 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 0 आ ही नहीं सकता कभी, ठीक है। और ये 2⁻x का ही ग्राफ बनाया है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो ऐसे भी हो सकता है, x की पावर 10 की पावर x, और एक होता है e की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे ज्यादा इसके लिए फेमस है, e की पावर x। अब ये e क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा आयोटा वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, e की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी और 3 से छोटी होती है। बाकी जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है, क्योंकि अभी आपने आयोटा वगैरह के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है तो आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। आयोटा बोल रहा हूं, सॉरी, फैक्टोरियल के बारे में भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप समझ नहीं पाओगे अगर मैं समझाऊंगा। तो बस इतना समझ लो, ये एक कांस्टेंट नंबर है जिसमें e की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, ठीक है, 2 और 3 के बीच में लाई करती है। अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस 10 हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, 2, 3, 4 कुछ भी नहीं, फिक्स्ड, कितना, 10 की पावर x, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन में जब आएगा तो लॉग अगर बेस 10 होगा तो कॉमन लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ठीक है। अब एक सीरीज होती है जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, 1 ओवर, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल।
1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर जो है वो ये आता है 2.7182818459 अगर आप ध्यान दें तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 है बट लेस देन 3 है। यही है ई की वैल्यू। अब इतना बड़ा, जैसे पाई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो उसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पाई। वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई हम जो है वो मतलब इतनी बड़ी वैल्यू ना लेकर हम ई से डिनोट करते हैं। और अगर ये हुआ, अगर बेस क्या हुआ, ई हुआ, तो इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब आ जाइए लॉगरिदमिक फंक्शन पे। वैसे बहुत ज्यादा अभी डिटेल में समझाने की जरूरत है नहीं, जहां पर आएगी लॉग की बात वहां पर समझाऊंगा, लेकिन अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है लॉग, आपको देता क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 3 जो है, आंसर कितना आएगा, 8 आएगा ही नहीं आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं log 8 टू दी बेस 2 तो आंसर क्या आएगा, 3। मतलब ये आपको क्या देता है, पावर। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कब आंसर 8 आ जाएगा अगर बेस क्या हो 2, तो आप पावर बताइए। मतलब 2 की क्या पावर पुट कर दें कि आंसर 8 आ जाए, 2 की क्या पावर पुट कर दें कि आंसर 8 आ जाए, तो आंसर इज 3। समझ आ रही बात या नहीं। तो इस तरीके से आपको जो लॉग है ना वो हमेशा क्या देता है, पावर। अगर मैं इसको मान लीजिए ऐसे दिया हुआ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और अगर ऐसे दिया हुआ है तो जरा ध्यान दीजिए, बेस के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, पावर, और ये जो है इसको मैं आगे लिख दूंगा। समझ आ रही बात है ना। ये लॉग को ओपन करने का तरीका है। अब यहां पर जरा देखिए, यहां पर दिया हुआ लॉग 2 की जगह पर दिया हुआ है b, 8 की जगह पर दिया हुआ है x, और यहां पर आंसर दिया हुआ है y। अब मैं क्या करूंगा, अगर इसको ओपन करना है मुझे तो बेस की जगह पर क्या लिखूंगा, b की पावर क्या, y। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, x। यही चीज देखो यहां पर दी हुई है। समझ आ रही बात है। सो बेसिकली लॉग आपको क्या देता है, पावर देता है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में ज्यादा लॉग वगैरह का यूज है नहीं, जहां पर आएगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या पुट कर सकते हो भाई, कभी भी यहां पर नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं की जाएगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पुट की जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, वो बोल रहे हैं ना b इज अ रियल नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब जरा देखिए डोमेन क्या हो गया ये। अच्छा, रेंज क्या आ सकती है, कुछ भी आ सकता है रियल नंबर। ठीक है, और इसका ग्राफ जो है वो अलग अलग बनता है, डिपेंड करता है कि कौन सा लॉग है। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन में ना ग्राफ अलग अलग बनता है, डिपेंड करता है वो लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है। वैसे ही लॉग में भी क्या बनता है, अलग अलग ग्राफ बनते हैं, लेकिन ग्राफ जो है वो कर्व्ड रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं। अच्छा, अगर बेस क्या हो जाए, बेस क्या हो जाए, 10 हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिदमिक फंक्शन। और अगर ई हो जाए तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अगर बेस 10 होगा तो कॉमन लॉगरिदमिक फंक्शन, और अगर ई होगा तो नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, और कई बार इसको शॉर्ट ln से भी डिनोट किया जाता है, लॉग ना लिख के ln। ठीक है, और ln सिर्फ किसके लिए यूज होता है, नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन के लिए। अगर नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन है तभी आप ln यूज करोगे, अदरवाइज ln यूज नहीं करोगे। ठीक है, और ये अंडरस्टूड भी है कि अगर ln लिखा हुआ है तो फिर कैसा है, नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए सम आइडेंटिटीज। देखो, अगर ऐसे दिया हो log 10 और या मान लीजिए 4, मुझे नहीं पता, ऐसे रैंडमली कुछ भी ले रहा हूं मैं। ठीक है, और यहां पे दिया हो log 10 5, तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, log, ये जो नीचे है उसको नीचे ही लिख दीजिए, जो ऊपर है उसको सामने लिख दीजिए। ऐसे लिख सकते हो, मतलब बेस जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद बेसिकली आंसर यही आता है। ठीक है, तो एक ये आइडेंटिटी हो गई। दूसरा केस,
अगर ऐसे दिया हुआ लॉग, बेस कुछ भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, मान लीजिए भी यहां पे लिखा हुआ 2 इंटू 3, दो नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, log b 2 और फिर प्लस log b 3। मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन में तो वो एडिशन में आ जाते हैं, और अगर डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, डिवीजन में है तो फिर सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। एक ये बड़ा कॉमन है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर log यहां पे मान लीजिए b और यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो ये जो पावर है ना वो उठ के बाहर आ जाती है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो देखो log b p रेज टू द पावर n, n बाहर आ गया, log p टू द बेस b आ गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है b की पावर log b दिया हुआ है, दोनों का बेस सेम है, और यहां पे लिखा हुआ है x, तो इसका आंसर डायरेक्टली x आ जाएगा, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां पर इनका यूज आएगा वहां पे बताऊंगा, अभी ज्यादा कोई यूज नहीं है। तो यहां पर हमारे सारे ग्राफ वगैरह खत्म होते हैं, और अब आप देखोगे सर पढ़ाया इतना कुछ और क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल ईजी, यस। तो यहां पे हमें ग्राफ्स वगैरह, अब ये जो है ना चीजें आगे चैप्टर्स में यूज होंगी कई बार, ठीक है, अभी कोई बहुत ज्यादा इनका यूज नहीं है। अब देखो जरा क्वेश्चंस, पहले जरा ये देखिए एग्जांपल 10, let n be the set of natural numbers and the relation r be defined on n such that, तो ये आपके सामने रिलेशन दी हुई है, और y और x दोनों की वैल्यू कहां से बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। अब वो आपसे कह रहे व्हाट इज द डोमेन, क्या होगा, क्या पुट कर सकते हैं यहां पर, बताओ जरा क्या पुट कर सकते हैं। भाई नॉट डिफाइंड तो आएगा ही नहीं, जो मन करे वो पुट करो, तो रियल नंबर हो गया या नहीं हो गया। अब वो कह रहे हैं कोडोमेन, रियल नंबर होगा नहीं, नेचुरल नंबर, क्योंकि यहां पे उन्होंने नेचुरल नंबर दिया हुआ है। पुट जब आप नेचुरल नंबर करोगे तो आंसर भी, या फिर हम ये कहें इवन नेचुरल नंबर आएंगे, क्या आएंगे, इवन नेचुरल नंबर, ये परफेक्ट होगा, क्योंकि यहां पे 2 का मल्टीपल है ना, तो इवन नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है। अब कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा भाई, x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है तो n आएगा, और रेंज क्या होगी, रेंज, रेंज भी, अरे यार मैंने उल्टा सीधा कर दिया, सॉरी, आई एम सो सॉरी, दोबारा समझा देता हूं मैं, ठीक है, सॉरी मैंने रेंज में लिख दिया, दोबारा समझ लो, ठीक है। डोमेन क्या है, जो हम पुट कर रहे हैं, और पुट क्या कर रहे हैं हम, नेचुरल नंबर, तो n आएगा। कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। रेंज क्या है, पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, 2 के मल्टीपल्स है, ठीक है, तो इवन नेचुरल नंबर्स, या फिर आप कह सकते हो 2 4 6 एंड सो ऑन, ऐसे आएंगे। समझ आ रही बात है, ये हो गई रेंज। अब आ जाइए यहां पर, each of the following relations given below and state in each case giving reasons whether it is a function or not। पहला देखते हैं, पहले में 2,1, 2 की सिर्फ एक ही इमेज है, 3 की भी सिर्फ एक ही इमेज है, 4 की भी सिर्फ एक ही इमेज है, तो आप लिखोगे सिंस every element has a unique image, hence this relation is a function। फंक्शन को ऐसे शॉर्ट में f रेज टू द पावर n लिख दिया जाता है। सेकंड जरा देखिए, सेकंड के केस में सिंस 2 has 2 images, 2 की कितनी इमेजेस हैं, 2 and 4, hence it is not a function, it is not a function।
यहां पर जरा देखिए 1 की एक इमेज है, 2 की, 3 की इमेज है, 4 5 6। तो यही चीज आप दोबारा से लिख दीजिएगा, यही चीज दोबारा से लिख दो, सिंस एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। तो ये एक फंक्शन है, थर्ड वाला एक फंक्शन है, रीजन यही सेम लिख देना, ठीक है। अब आ जाइए इस पर, वो आपसे कह रहे हैं लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n क्या है? नेचुरल नंबर्स है। डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन n टू n, मतलब पुट क्या कर सकते हो? n, और पुट करने के बाद में आंसर क्या आना चाहिए? n। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। जब आप यहां पे 1 पुट करोगे, जब आप यहां पे 1 पुट करोगे तो 2 1 2 प्लस 1, आंसर कितना आएगा? 3। जब आप 2 पुट करोगे 2 2 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5। जब आप 3 पुट करोगे 6 प्लस 1 7, 4 पुट करोगे 8 9, 5 पुट करोगे 11, 6 पुट करोगे 13, 7 पुट करोगे 15। समझ आ रही बात? यानी बस यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट कर दी। डिफाइन द फंक्शन f r to r by y is equals to fx which is x square, ठीक है। तो स्क्वायर फंक्शन है। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। व्हाट इज द डोमेन रेंज ऑफ दिस फंक्शन? तो डोमेन क्या है भाई? डोमेन तो हो गया रियल नंबर, जो आपका मन करे वो पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेंज जो है, रेंज जो है वो 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक आएगी, हमने स्क्वायर फंक्शन में पढ़ा था, ठीक है। और कोडोमेन में पूछा है नहीं। तो जरा देखिए -4 पुट करोगे तो -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, -3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 1 4 9 16। ये हो गई टेबल कंप्लीट, ठीक है। डोमेन ये हो गया, रेंज ये हो गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f r to r डिफाइंड बाय दिस। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे? तो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं। तो पुट कर रहे हैं पहले हम x की वैल्यू 0। जब आप यहां पे 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। जब आप यहां पे -1 पुट करोगे तो x की पावर -1 विच इज 1/x। ओ सॉरी क्यूब है, -1 का क्यूब, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? -1। जब आप यहां पर -2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? -2 का क्यूब विच इज -8। फिर आप +1 पुट कर दीजिए, +1 पुट करोगे तो इसका आंसर 1, और 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 का क्यूब विच इज 8। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए जरा देखो। ये है 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है जी। अब इनको कोऑर्डिनेट्स में जरा देखो। यहां पर x की वैल्यू पुट की, क्या की मैंने? 0, और आंसर क्या आया? 0। जब मैंने -1 पुट किया तो आंसर क्या आया? -1। जब मैंने -2 पुट किया तो आंसर क्या आया? -8। जब मैंने +1 पुट किया तो आंसर क्या आया? 1, और 2 पुट किया तो आंसर क्या आया? 8। इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दो। 0, 0, फिर -1, -1, फिर -2, 8 यहां कहीं पर। जब मैंने 1 पुट किया तो आंसर क्या आया? 1 आया, और जब 2 पुट किया तो आंसर क्या आया? 8 आया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। समझ आ रही बात है? नहीं, थोड़ा एक्यूरेटली ले जाना। ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है इसका, ठीक है। आगे बढ़े। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन r -0 to r डिफाइंड बाय 1/x। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज?
तो आप यहां पे क्या पुट कर सकते हो, पहले डोमेन और रेंज बता देता हूं, ठीक है। क्या पुट कर सकते हो भाई, जो मन करे वो पुट करना, बस जीरो को छोड़ देगा। जीरो पुट करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज भी कुछ भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन इसमें जीरो नहीं आएगा, रेंज में भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। और क्या पूछा है, बस दो चीजें पूछी है, ठीक है। ये टेबल तो आप खुद भी कंप्लीट कर सकते हो ना, जैसे -1 -2 यहां पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा। ये सारी टेबल आप खुद कंप्लीट कर लेना, ये तो इजी सा काम है, कैलकुलेशन करनी है। ये देखो जरा, यहां पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक f(x) विच इज x², और सेकंड है g(x) विच इज इक्वल टू 2x + 1। यहां पर वो आपसे कह रहे भाई ये चीजें निकालो, तो पहले केस में वो कह रहे f + g को ऐड करो और बाद में x, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, तो f क्या हो गया x² और g क्या हो गया 2x + 1 हो गया। फिर वो कह रहे हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, भाई सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो x² और -2x + 1 है, तो x² माइनस का 2x माइनस का 1 आएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो भाई मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। जरा देखो, x² की मल्टीप्लीकेशन किससे, 2x + 1 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² + x²। समझ आ रही बात या नहीं। और फिर डिवाइड करोगे तो f/g, दोनों को डिवाइड कर दो, x² / 2x + 1 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे भाई इसको करो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना बस। f(x) दिया हुआ है √x और gx क्या दिया हुआ है x। वो कह रहे इन दोनों को ऐड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, √x + x, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फिर से वही केस, क्या आ जाएगा √x - x। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होंगे ना, मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, √x × x, मैं आपको बता दूं √ का मतलब होता है 1/2, और इसकी पावर कितनी है 1। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 1/2 + 1, यहां पर क्या आ जाएगा 3/2। बताओ बात समझ आ रही है। अब डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं भाई, डिवाइड करने के लिए √, देखो इसकी पावर कितनी है 1/2 और इसकी पावर कितनी है 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा -1/2, और -1/2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और 1/2 का मतलब होता है √, तो ये आएगा 1/√x, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब आ जाओ इस पर, वो आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, इनमें से कौन सी रिलेशंस जो है वो फंक्शन है। तो आप देखो जरा, 2 की सिर्फ एक ही इमेज है, 5 की सिर्फ एक ही इमेज है, 8 की, 11 की, तो ये एक फंक्शन है। इसका वो कह रहे हैं डोमेन बताओ, मैं एक का बता देता हूं, ठीक है। गिव रीजन, तो आप लिखोगे सिंस एवरी इमेज, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, देयरफॉर दिस इज अ फंक्शन। इसकी डोमेन क्या होगी भाई, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बनेगा वो होगा इसका डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट्स का बनेगा वो होगी इसकी रेंज। तो रेंज क्या हो गई 1, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता तो 1 आएगा, सिर्फ 1 आएगा, रेंज इसकी 1 हो गई। अब यहां पर आ जाओ, 2 की सबकी अलग अलग इमेज है तो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, रेंज क्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पर ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस, तो अब लिखोगे सिंस 1 हैज 2 इमेजेस देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। और जब फंक्शन नहीं है तो फिर डोमेन और रेंज की तो कोई बात ही नहीं आएगी, समझ गए। अब इसका डोमेन बताइए, जरा ध्यान से समझना। मॉड्यूलस फंक्शन है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर देगा, लेकिन
ये पॉजिटिव देगा और बाहर है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव। तो पहले का डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया एनी रियल नंबर, लेकिन इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई इसकी 0 आ सकता है, 0 से लेकर -∞ तक। समझ गए। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। सेकंड वाले का केस अगर आप समझें तो थोड़ा सा अलग है। f(x) इज इक्वल टू, आपको पता है अंडर रूट के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू अंदर नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, या किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। 9 - x², इसकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। समझ आ रही बात यानी। तो इस केस में अगर आप सॉल्व करो तो क्या आएगा, इसके आप क्या कीजिए, फैक्टर्स निकाल लीजिए। फैक्टर्स निकालोगे तो कैसे आ जाएगा, जरा देखो। यहां पे क्या मैं 3 का स्क्वायर कर सकता हूं, तो एक बार आ जाएगा x प्लस a प्लस बी, और एक बार आ जाएगा a माइनस बी। समझ आ रही बात यानी। अब जरा देखो इन दोनों को ही हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। देखो जरा, 3 + x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और दूसरे केस में 3 - x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको इधर भेज दीजिए। तो जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 होनी चाहिए। और इसको जरा सॉल्व करो, ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू है 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको एक इंटरवल मिलेगा, क्या, x की वैल्यू बिलोंग कर रही है फ्रॉम क्लोज इंटरवल -3 से लेकर क्लोज इंटरवल +3 तक। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे ही छोड़ दो तब भी चलेगा। तो हमारा जो डोमेन है, जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए क्लोज इंटरवल से -3 से लेकर प्लस, इसके बीच में वैल्यू होनी चाहिए। अगर 3 से वैल्यू बड़ी पुट कर दी, सपोज आपने यहां पे 5 पुट कर दिया, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव अंडर रूट के अंदर होना नहीं चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो रेंज है, जो इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक आएगी, रेंज जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर 0 आ सकता है, क्या आ सकता है, 0, 0 से लेकर 3 तक कुछ भी आ सकता है, 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि अगर आपने यहां पे 0 पुट कर दिया तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, √3 होता है। तो रेंज जो है वो ये रहेगी। बताओ बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। अब आ जाइए यहां पर, ये तो बहुत सिंपल है, राइट दी वैल्यूज। भाई कुछ नहीं, f(x) दिया हुआ है, यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करो, 0 पुट करो, तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ये वैल्यूज है, एक बार 7 पुट कर देना, एक बार -3 पुट कर देना, ठीक है। कितने क्वेश्चन है जरा देखना, 5 है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है आपके पास यहां पर, देखो f(x) की जगह पर उन्होंने tc दिया हुआ है, और 9c डिवाइडेड बाय 5 + 32। वो कह रहे हैं यहां पे एक बार 0 पुट कर दो, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, तो 0 पुट कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। 9 × c, c की जगह पर क्या आ जाएगा, 0। अगर x होता तो x की जगह पर 0 आता है, c है तो c। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 + 32 कितना आ जाएगा, 32 ही आ जाएगा। ऐसे ही एक बार 28 पुट कर लेना, -10, और एक बार क्या पुट करोगे, अच्छा वो यहां पे पूछ रहे हैं कि कब, ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं। वो कह रहे हैं कब इसकी वैल्यू 212 होगी, तो यहां पर पुट कर दो भाई, 212 इज इक्वल टू 9c डिवाइडेड बाय 5 + 32, ठीक है।
अब क्या करो, कुछ बच्चे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। पहले इसको आप इधर लेकर आइए प्लस वाले को, तो 212 माइनस 32 9c डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करोगे 0 और 11 में से 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4 और यहां पे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 140 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो फिर क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 4 और 5 जा 20 कैरी टू 7 700 ओवर 9 700 ओवर 9। अगर सॉल्व करके दिया हुआ वो पीछे आ जा तो सॉल्व कर देना भाई। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, पहला केस जरा देखिए, ये कंडीशन जरूर देख लिया करो। रियल नंबर से बिलोंग कर रही है बट एक्स की वैल्यू वो कह रहे हैं 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, पहले वाले का डोमेन हो गया 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, क्योंकि उन्होंने बोला ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे यहां पर ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा। क्लोज इंटरवल लिया तो फिर क्या हो जाएगा, 0 भी आपने इंक्लूड कर लिया, 0 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। रेंज क्या हो गई भाई, देखो जब आप पॉजिटिव नंबर पुट करोगे, ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन यहां पर ये वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है। समझ आ रही बात या नहीं? तो यहां पर क्या आएगा हमें नहीं पता, तो एक बार क्या करते हैं 0 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, 0 पुट करके देख लेते हैं। जब आप यहां पे 0 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0 और क्या बचा। ठीक है, अब इसका मतलब यह है जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है 2। इसके बाद क्योंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव है इसलिए ये क्या होता चला जाएगा, वैल्यू नेगेटिव होती चली जाएगी। तो यहां पर इसकी जो रेंज है वो एक्चुअल में आएगी 2 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक। समझ आ रही बात या नहीं? ऐसे क्लोज इंटरवल नहीं भाई, क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं हुआ है, उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। तो 2 नहीं आएगा, 2 से छोटी वैल्यू आएगी और बाकी हमेशा नेगेटिव तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन। यहां पर क्या होगा जरा देखो, सेकंड केस में डोमेन देखो पुट क्या कर सकते हो, कोई भी रियल नंबर, कोई दिक्कत वाली नहीं, लेकिन रेंज क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, देखो नेगेटिव वैल्यू पुट करने के बाद भी आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने यहां पे 0 पुट किया ना तो आंसर आएगा 2, बाकी इससे हमेशा बड़ी वैल्यू रहेगी। रेंज क्या रहेगी, 2 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक रहेगी। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। ठीक है, कितने क्वेश्चंस बचे हैं, ये लास्ट है, खत्म। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म होती है। अब हम इसके बाद करेंगे मिसलेनियस। पहले ये नोट कीजिए।